सीजीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन एंड सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 6 जून से स्टार्ट होने वाली है और आप सब जो भी इसमें चयनित स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो सब इसी ढेरबंद में लगे होंगे, इसी कंफ्यूजन में होंगे कि क्या हमारी तैयारी पूरी हुई है, क्या कुछ चीजें और हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। इन सब को या इन सारे क्वेश्चंस को आज मैं सॉल्व करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एम सिविल सर्विसेज पे, जहां आज मैं आपको सीजीपीएससी मेंस पेपर का पेपर 3 यानी जीएस पेपर 1 के क्वेश्चंस जो पिछले 5 सालों में आए हैं उनको एनालाइज करने के बाद आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर हाजिर हुआ हूं, जिनको अगर आप पढ़ते हैं तो हो सकता है आपको बाकियों से एक एज मिले और आपकी रिवीजन को भी एक पैटर्न पता चले कि क्या मैं सही दिशा में तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं। तो चलिए बिना देरी किए पेपर 3 यानी जीएस पेपर 1 के एनालिसिस को समझते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। साथ ही मैं आपको लास्ट में इन तीनों सेक्शन से यानी जीएस पेपर 3 जीएस पेपर 1 के तीनों सेक्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चंस दूंगा, जिसको आप आंसर राइटिंग करके मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आंसर को लिखकर भेज सकते हैं। उसे मैं चेक करके बता दूंगा कि आप कितना बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग कर पा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पिछले 5 सालों में कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जीएस पेपर 3 की हम बात करें, मतलब पेपर 3 जीएस पेपर 1 की बात कर रहे हैं, तो पिछले 2020 से 2024 तक के क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज किया है और हमें ये पता है कि 3 सेक्शंस में बताया। भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी संविधान और लोक प्रशासन, और लास्ट में हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ यानी कि छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित प्रश्न आपसे इस पेपर में पूछे जाते हैं, जिनका मार्जिन है टोटल 200 मार्क्स, जिसको 3 सेक्शंस में 75, 50, 75 के रेशियो में बांटा गया है। यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया 75 मार्क्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं और 75 मार्क्स के हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए सवाल आते हैं। देखिए, जब हम पूरा सिलेबस देखते हैं तो उसमें कुछ और मुख्य टॉपिक्स या सिलेबस में है जिन्हें पढ़ना जरूरी है। जैसे एंशिएंट इंडिया में वैदिक काल और गुप्ता काल के बीच का जो समय पीरियड है, ये आपसे पूछा जाता है, इनसे सवाल बहुत बनते हैं। फिर मिडिवल इंडिया में मुगल एरा से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रिटिश इंडिया से सवाल आते हैं जब हम मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत की बात करते हैं, और इसी में आपको दिखेगा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और उसके साथ ही साथ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, खासकर 1920 के बाद यानी 1920 के बाद अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं यानी गांधीयन एरा के बाद, तो उनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। फिर हम बात करते हैं संविधान और लोक प्रशासन की, तो यहाँ पे आपसे संवैधानिक इतिहास यानी 1773 से 1950, मतलब कि जब आज जो हमारा संविधान है वो कैसे बना, किन एक्ट्स के माध्यम से हमें आज वो संविधान देखने को मिल रहा है जो कि आज हमारे सामने है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी यानी कि मौलिक अधिकार और आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से सवाल बनते हैं हर बार। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ हालांकि गवर्नर मेंशन है क्योंकि गवर्नर से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं राज्य के संबंध में, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ आप गवर्नर पढ़ें, आप केंद्र और राज्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ सकते हैं। जैसे पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे काम करती है, उनके अंदर क्या क्या सेशंस होते हैं, कैसे बजट पारित होता है, और साथ ही साथ जो भी इसमें कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं जैसे राष्ट्रपति, गवर्नर, ठीक है, सीएम एंड पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनसे सवाल बनते हैं। पंचायती राज से सवाल हर बार बने हैं और लास्ट में राज्य के प्रशासनिक कार्य या ढांचे से सवाल आता ही आता है। अब अगली बार जाती है छत्तीसगढ़ के इतिहास की, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में मुख्यतः प्री हिस्टोरिक और एंशिएंट छत्तीसगढ़ में जो नवपाषाण और पाषाण काल है उनसे सवाल ज्यादा बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाता है डायनेस्टी से, खासकर रीजनल डायनेस्टी से सवाल आते हैं। जैसे कलचुरी से सवाल आता है, नल से आता है, सोमवंश से आता है। ठीक है, तो इन सब डायनेस्टी या शासनकाल को आपको पढ़ना होगा। फिर छत्तीसगढ़ जो मराठा के अधीन और ब्रिटिश काल के अधीन था उसके बारे में सवाल आता है। 1857 के रिवोल्ट के बारे में पूछा जाता है और लास्ट में फ्रीडम मूवमेंट। देखिए, फ्रीडम मूवमेंट जब भी आप पढ़ें तो इन दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी
भारत में क्या चल रहा है और उसका असर छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। जब आप आंसर भी लिखते हैं तो कोशिश करिए कि इन दोनों को इंटीग्रेट करें, यानी कि जोड़ के लिखें। जब आप जोड़ के लिखेंगे तो आपको पॉइंटर्स भी ज्यादा मिलेंगे और आपका आंसर और अच्छा दिखेगा। अगली बार ये देखिए, अब ये जो है कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे पिछले 5 सालों में सवाल ज्यादा बने हैं। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए हैं वो है पंचायती राज छत्तीसगढ़ से। ये पिछले 5 साल में आए हैं, जैसा आप देख सकते हैं। गवर्नर्स की पावर के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है पिछले 5 सालों में, इसलिए वहां पे गवर्नर दिया था। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से सवाल आते हैं। फ्रीडम मूवमेंट छत्तीसगढ़ का पूछा जाता है, फ्रीडम मूवमेंट इंडिया का भी। कलचुरी डायनेस्टी से पिछले 4 सालों में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 5 में से 4 बार आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से भी सवाल 4 बार पूछे गए हैं। प्री हिस्टोरिक सीजी, छत्तीसगढ़ का जो प्री हिस्टोरिक एरा है, पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सारी जो है वो क्वेश्चन वहां से ज्यादा बने हैं। रामायण काल, महाभारत काल, ये सब खासकर वैदिक पीरियड से ज्यादा पढ़िएगा। इमरजेंसी प्रोविजन, सेंटर स्टेट रिलेशन, रिवोल्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थोड़े कम पूछे गए हैं, परंतु दिए हुए जितने भी टॉपिक्स हैं, यानी कि जितने भी मैंने आपको यहाँ टॉपिक्स दिए हैं, इनसे सवाल बनते ही बनते हैं। इन सारे टॉपिक्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो रेड से है वो मस्ट डू है, क्योंकि वो पिछले 4-5 सालों में हर बार आया है, जैसा आप देख सकते हैं। ये जो येलो में दिया है ये पिछले 3-4 सालों में आया है बार बार, और ग्रीन वाले थोड़े कम आए हैं, परंतु ये भी बाकियों की अपेक्षा क्वेश्चन इनसे बनते हैं। आगे की बात करें तो पार्ट 1 छत्तीसगढ़ का इतिहास की बात करते हैं, सॉरी भारत के इतिहास की बात करते हैं, इंडियन हिस्ट्री की। तो इसमें 75 मार्क्स में सबसे ज्यादा आपको जरूरी है 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ने की आवश्यकता है, और नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि भारत का जो भी आधुनिक काल था जिसमें हम भारत की स्वाधीनता के बारे में जानते हैं। तो मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, लाल बल पाल, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, यानी दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा जिसे हम कहते हैं 1930 का, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का। यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे तो गांधीयन एरा, गांधी जी के काल के समकक्ष जो भी चीजें हुई हैं, ठीक है, उसी समय की कॉन्टेम्प्रोरी चीजें पूछी जा रही हैं। 19th सेंचुरी ब्रह्मो समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, ठीक है, वुमेन एमेंसिएशन, विडो रीमैरिजेस, ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर सवाल आ सकता है। रामकृष्ण मिशन से सवाल आ चुके हैं। प्रार्थना समाज जो कि बाद में कहीं ना कहीं ब्रह्मो समाज से जुड़ा हुआ है, इन सब चीजों से सवाल आते हैं। इसके बाद इनसे जो थोड़े कम है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है रिवोल्ट ऑफ 1857, खासकर उसका कॉज और इंपैक्ट, ठीक है, क्या कारण था और उसका क्या इंपैक्ट हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आप जोड़िए किसके साथ, तो इसको आप डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी जोड़ के पढ़ सकते हैं। इसमें देखिएगा कि वैदिक से गुप्ता पीरियड के बीच में सवाल पूछे गए हैं 2021 में, 22 में और 24 में, हड़प्पा वैली से, ठीक है। फिर वैदिक कल्चर में खासकर आपका जो जितने भी वेद थे, लेटर वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड से सवाल पूछे गए, रामायण महाभारत इनसे सवाल, बुद्धिस्ट काउंसिल इनसे सवाल बने हैं, मौर्य एम्पायर से बने हैं और गुप्ता एम्पायर से बने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आपको लास्ट टाइम में देखने की आवश्यकता है। इससे क्या होगा कि आपने जो भी चीजें पढ़ी है उसको रिवाइज करके चैनलाइज करने में फायदा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान की बात करें तो ये 50 नंबर का पूछा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, जैसे मैंने आपको बताया, आर्टिकल 12 से 35, फिर डीपीएसपी 36 से 51, और खासकर आर्टिकल 21 का स्कोप इस बार पढ़िएगा, क्योंकि इस बार आर्टिकल 21 में एक केस आया था राइट टू डाई, ठीक है, तो जिसमें हमने पैसिव यूथेनेशिया के बारे में पढ़ा था, इच्छा मृत्यु, इससे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से सवाल इस बार पूछे जाने की संभावना मुझे कम लग रही है, पर सबसे ज्यादा है आर्टिकल 21 जरूर पढ़िएगा, खासकर जो अभी इच्छा मृत्यु वाला केस हुआ था वो। पंचायती राज पेशा एक्ट, इसको जरूर पढ़िएगा, ये ऐसे छत्तीसगढ़ से सवाल जरूर पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ के एक्ट इसमें जोड़ के, छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट हो गया, ग्राम सभा, पेशा, ये सारी चीजें। और लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे गवर्नर के पावर्स वगैरह दिया है। बेसिकली आपको सेंटर और स्टेट के फंक्शनरीज के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मैंने आपको बता ही दिया। फिर बारी आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोर कॉन्सेप्ट, जैसे मीनिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस प्राइवेट, ई गवर्नेंस से क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है। लोकपाल, लोकायुक्त, आरटीआई एक्ट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन सवाल बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि
आज के समय में आपको यही चीजें देखने को मिल रही हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नया रूप है विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, जो आज हो रहा है। ठीक है, फिर सेंटर स्टेट रिलेशन से सवाल बनते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन में आपका फाइनेंशियल रिलेशन होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन होता है। इन सब चीजों को आपको पढ़ने की जरूरत है, और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव रिलेशन भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, फाइनेंशियल हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, जीएसटी से सवाल बनता है, ये देख लीजिएगा। और जोनल काउंसिल या इंटर स्टेट काउंसिल और वाटर काउंसिल भी पढ़ लीजिएगा। ये इतना काफी है, इससे ज्यादा आपको रिवाइज करने के लिए होगा। पार्ट 3 की बात करते हैं हम, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करें तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में फ्रीडम मूवमेंट इन छत्तीसगढ़ पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। कंडेल नार सत्याग्रह से सवाल आया है, गांधी जी का रोल और छत्तीसगढ़ से उनका क्या कनेक्शन था, उससे सवाल जुड़ा हुआ सवाल। जंगल सत्याग्रह 1930, और फिर उसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन सीजी इन क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जो चीजें हैं ये आपको पढ़ना होगा। वर्कर पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट जरूर पढ़िएगा, कई बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, यानी कि आपको याद हो अगर, तो जो भी आपको देखने को मिला था राजनांदगांव में, वो चीजें पूछी जाती है यहाँ पे। फिर आते हैं प्री हिस्टोरिक एज और केव पेंटिंग में आपको सिंघनपुर केव पेंटिंग हो गया, उसका कनेक्शन भीमबेटका के साथ। ठीक है, फिर काबरा पहाड़ रॉक आर्ट क्या है, पैलियोलिथिक मूवमेंट छत्तीसगढ़ में क्या था, मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और पेंटिंग्स जो देखने को मिली हैं। इसके अलावा कलचुरी डायनेस्टी से सवाल कई बार पूछे गए, पिछले 5-4 सालों में 21, 22, 23, 24 सब में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रतनपुर, जो बिलासपुर में इनका कैपिटल था, उसके बारे में जानिए, और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, इनके टेम्पल बिल्डिंग को। ठीक है, इन सब चीजों को सवाल पूछा गया है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे सोनाखान रिवोल्ट, वीर नारायण सिंह के बारे में, हनुमान सिंह के बारे में आपसे सवाल पूछे गए हैं। एंशियंट डायनेस्टी में बात करें तो नल, सरतपुरिया, सोमवंश, पांडु, इनसे सवाल पूछा गया है। ब्रिटिश रोल की बात करें तो जमींदारी सिस्टम, फीडिटरी सिस्टम जो था सरगुजा बस्तर, इनमें ट्राइबल मूवमेंट जो ब्रिटिश काल में हुआ था उसके बारे में, और भोपालपट्टनम रिवोल्ट। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे कम क्वेश्चन पूछे हैं। छत्तीसगढ़ अंदर मराठा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उससे भी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा टॉपिक को। जिससे आपको पता है कि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 का, 8 का, 10 और 15। ठीक है, 10, 15 भी इसमें स्लैश कर लीजिएगा, क्योंकि 75 मार्क्स वाले में 15 मार्क्स हाईएस्ट नंबर होता है, और 50 मार्क्स वाले सेक्शन के लिए 10 मार्क्स का हाईएस्ट क्वेश्चन होता है। तो देखिए, जब भी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिले फैक्चुअल होता है, उसमें टू द पॉइंट आपको लिखना होता है, और उसमें आप वही कोशिश करिए कि उसका डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन लिखिए, साथ में एक एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये। 4 नंबर में आपको 2 से 3 पॉइंटर्स लिखने होंगे। अगर डेफिनेशन पूछ रहा है तो साथ में उसके बारे में कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बता दीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर में आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, इसमें आप कोशिश करिए कि जब आप आंसर लिखते हैं तो इसको एक 3 हिस्सों में बांट लीजिए। सबसे पहला हिस्सा होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन, सेम चीज यहां भी होगी 10 नंबर या 15 नंबर में भी, बस जो पैराग्राफ का लेंथ है वो कम ज्यादा आप कर सकते हैं, या पॉइंटर्स कम ज्यादा कर सकते हैं, पर इन दोनों में आपको कोशिश यही करनी है कि 3 हिस्सों में आंसर लिखिए। सबसे पहले होना चाहिए इंट्रोडक्शन, ठीक है, यानी उसके बारे में बताना। बीच में बॉडी कंटेंट, उसमें आपको उसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखने होंगे, और लास्ट में कंक्लूजन, कि क्या कंक्लूड कर सकते हैं। खासकर हर क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन क्वेश्चंस में जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिनका अभी कोई भी अंत नहीं है। जैसे आपसे सवाल पूछा जाए कि हमें मिल रहा है अगर रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, जो हम वापस यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, तो उसके संदर्भ में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसमें कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, वहां आप वे फॉरवर्ड लिखेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं। कंक्लूड आप वहां करिए जहां पे क्वेश्चन एंड होता है। जैसे आपसे सवाल पूछा जाए कि मराठा काल बेहतर था, इसके बारे में टिप्पणी कीजिए, ठीक है, तो इस काल के बारे में चूंकि यहाँ पे टिप्पणी करने बोल रहा है तो वहां कंक्लूजन लिखना होगा आपको लास्ट में, कि मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि हाँ इन कारणों से मराठा काल अच्छा था। ठीक है, तो ये हो गया तरीका आंसर राइटिंग करने का, कि आपको क्वेश्चंस के लास्ट पॉइंटर से समझना होगा कि क्या ये क्वेश्चन आगे की एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कुछ नया उजाला या नया दृष्टिकोण दे रहा है, ठीक है, विजन दे रहा है, या फिर
ये पूछना चाह रहा है कि जो हो चुका है या जो अब एंड होने वाला है उसके बारे में आपकी राय पूछ रहा है। तो उस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना होगा और क्वेश्चन को लिखना होगा, तब जाके कोई एग्जामिनर जो है वो आपको नंबर देगा, चेकर जो है आपको नंबर देगा, क्योंकि तब उसको समझ में आएगा कि आप उस क्वेश्चन को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। आगे की बात करें तो स्टडी ऑफ रोड मैप मैंने आपको बता दिया, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है आप सबने पढ़े रखी होगी, ये उनके लिए है जो आने वाले सालों में तैयारी करने वाले हैं। तो कुछ बुक्स हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना होगा पॉलिटी के लिए, लक्ष्मीकांत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पीवाई क्यूज आप बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना ज्यादा हो सके लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के तौर पे देखिए और उन्हीं के पॉइंटर्स को जॉट डाउन कर लीजिए या नोट कर लीजिए। कोर टॉपिक्स जैसे मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल मूवमेंट इंडिया का स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं, कल्चुरल डायनेस्टी जो है उसको आपको पढ़ना होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लक्ष्मीकांत आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं खुद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाता हूं अपने चैनल पे, जहां आप मेरे वीडियोस को देखकर भी लोक प्रशासन के मुख्य टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। आने वाले समय में हम नए बैचेस लॉन्च कर रहे हैं सीजीपीएससी और व्यापम को ध्यान में रखते हुए, जहां मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और लोक प्रशासन पढ़ाऊंगा। तो उनके मुख्य टॉपिक्स को या इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। रिवीजन जरूरी है, ये हर कोई कहता है, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको पीवाईक्यूज के थ्रू रिवाइज कर लीजिए। कुछ बुक्स हैं जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में देखिए, स्पेक्ट्रम हो गया, फिर बिपिन चंद्रा, तो इतनी सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे काफी है, काम हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में हम लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, डीडी बसु पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ उसमें आंसर दिया रहता है और वो लॉ बेस्ड बुक है, ठीक है। पेसा एक्ट जो भी पढ़िएगा, पेसा 1996 का एक्ट और छत्तीसगढ़ का पंचायती राज अधिनियम जरूर पढ़ना है आपको। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लक्ष्मीकांत काफी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की किताब तो आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल बस दिया है। एक अभी क्या कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन और छत्तीसगढ़ का इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो भी 75% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इंडिया का पोर्शन आप स्पेक्ट्रम से पढ़ के उनमें और ऐड कर सकते हैं, जो हमें देखने को मिला है। फ्रीडम मूवमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, गवर्नर, एफआरडी और डीपीएसपी, पंचायती राज, इनसे 5 साल क्वेश्चन आए, तो इसे आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं। सीजी एंगल को भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, दोनों को इंटर रिलेट करते हुए, यानी कुल मिला के पेपर 3 या कोई भी पेपर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं लिख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि सेक्शन में आप क्वेश्चन का आंसर जरूर करिए, पर कोशिश करिए कि उन सेक्शंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने का, एक दूसरे के साथ जोड़कर लिखने का, क्योंकि जब आप जोड़कर लिखेंगे तो वो पूरा पेपर एक पेपर जैसा लगेगा और हो सकता है उससे जो चेकर है उसको भी ये समझ में आए कि इन्होंने इन डेप्थ तैयारी की है, ठीक है। क्या होता है कि हम जब आंसर राइटिंग करते हैं तो हम आंसर राइटिंग करते वक्त क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को आंसर करना स्टार्ट कर देते हैं, पर कई बार उस क्वेश्चन को दूसरे 2 एंगल से भी समझने की जरूरत है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पूछा जा रहा है अगर कि मराठा कालीन समय में या पेशवाई समय में क्या हो रहा था, तो आप वहां पे छत्तीसगढ़ के एग्जाम्पल या संदर्भ को भी लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर आंसर दिखेगा। वहीं अगर छत्तीसगढ़ के बारे में पूछेगा तो आप भारत में क्या हो रहा था उसी समय में उससे जुड़ा हुआ, ठीक है, उसको अगर आप लिखते हैं तो नंबर बढ़ जाएगा आपका। जहां आपको 4 नंबर मिलने वाला था, हो सकता है आपको 5 या 6 नंबर मिल जाए। तो ये था एक सिनेरियो, एक एनालिसिस जो मैं आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपके कुछ टॉपिक्स और कवर हो सकते हैं और रिवीजन करने में मदद मिलेगी। और आपके लिए मैं आपको 6 क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जिन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके मुझे आंसर कर सकते हैं। कि लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है, यानी कि 10 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन समझकर सॉल्व करके मुझे आंसर भेजना होगा। मैं उसे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर चेक करके आपको वापस बता दूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितना बेहतर हो चुकी है और क्या कुछ पॉइंटर्स हैं जो और ऐड करेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए से, डिस्कस द कॉजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों एवं महत्व का विवेचना करना है आपको, ठीक है। इसको आंसर लिख के आप मुझे भेज सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्य समाज इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन 19th सेंचुरी इंडिया। आर्य समाज 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों में
आर्य समाज के योगदान का मूल्यांकन करें। ये आप आंसर करके मुझे भेज सकते हैं। दूसरा सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इससे जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, डिस्कस। यानी मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है, विवेचना कीजिए। फिर बारी आती है क्रिटिकली एग्जामिन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि आपको इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है, पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करना है। क्वेश्चंस की इन लाइंस को समझने की जरूरत है। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन हो गया, डिस्कस हो गया, कमेंट हो गया, तो उसके बेसिस पे आपको आंसर करना होगा। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन बोल रहा है मतलब ये सही है, इसको सही मान के चलना है और इसके बेसिस पे आपको बताना है कि क्या क्या चीजें हैं जो कि इनसे प्रोज भी मिलता है और कॉन्स भी मिलता है। मतलब कुछ बेहतर चीजें होंगी और कुछ खराब चीजें होंगी। इनकी जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो क्या है और किस संदर्भ में अंतर है राष्ट्रपति से, वो भी आप लिखना होगा आपको यहाँ पे, उससे नंबर बढ़ जाएगा। हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ कंडेल नहर सत्याग्रह इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन में कंडेल नहर सत्याग्रह की भूमिका का विवेचना कीजिए। ठीक है, फिर एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चुरी डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कल्चुरी वंश के प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक योगदान का परीक्षण कीजिए। तो ये था पूरे 6 क्वेश्चंस। आप पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, और इनको आप लिख सकते हैं। आप लिखकर मुझे सेंड करेंगे तो मैं 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको इसका चेक करके बता दूंगा आंसर, वहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ देंगे तो मैं व्हाट्सएप पे उसका पॉइंटर्स बता दूंगा कि और क्या पॉइंटर्स उसमें आप ऐड कर सकते थे। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और जो लोग तैयारी कर रहे हैं 6 तारीख की, उनको तैयारी में बूस्ट करने में हेल्प करेगा ये वीडियो। तो उन टॉपिक्स को आप पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, क्योंकि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के बाद मैं इन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को आपके साथ साझा कर रहा हूं। चलिए इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। अगले क्लास में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।